तो जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज अगला शुरू करते हैं स्टार्ट। तो इससे पहले आप सभी का पार्ट 5 तक कंप्लीट कर दिए थे हम, ठीक है। आया तो हो गया था ना। देखिए इससे पहले जो हम पार्ट 5 आपको पढ़ाए थे ना, आप उसे एक बार देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए पार्ट 5 जो है ना बहुत ही खास था। देखिए पार्ट 5 जो आपको पढ़ाए थे ना, बहुत ही जो है ना इम्पोर्टेंट पार्ट था। इसमें आपको प्रतिबिंब के बारे में पढ़ाए थे, यानी कि अवतल अवतल उत्तल और समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख आप सभी को समझा दिए थे। यदि आप पार्ट 5 अगर नहीं देखते हैं तो फिर आपको इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना आप सभी पार्ट जो है ना 5 को जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग का जो ना पार्ट 6 शुरू होगा। हाँ चलिए पार्ट 6 को शुरू करते हैं। आज जो हमारा क्लास होगा ना, वो स्पेशल जो है वो हमारा होगा बिना स्पर्श दर्पण की पहचान। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद जो है ना आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है बिना स्पर्श दर्पण की पहचान में, ठीक है ना। यानी कि बिना स्पर्श का मतलब होता है कि बिना छुए, दर्पण को छूना नहीं है, बिना छुए बताना है कि वह दर्पण समतल है या उत्तल है या अवतल है, इस तरह सबको बताना है। तो उसका प्रोसेस क्या है तो आगे देखते हैं। तो यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो इससे पहले आपको मैं बता दूं कि पिछले वाले पार्ट में यानी पार्ट 5 में आपको हम पढ़ाए थे कि समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना था वह कैसा था। तो आपको हम बताए थे कि समतल में काल्पनिक प्रतिबिंब बना था और उत्तल में काल्पनिक और अवतल में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना था। तो देखिए आपका उत्तल में भी काल्पनिक था, अवतल में काल्पनिक और वास्तविक दोनों था, और समतल में क्या था, केवल काल्पनिक था। तो तीनों दर्पण में कॉमन क्या मिलता है, काल्पनिक। तो यदि हम दर्पण की पहचान करेंगे बिना स्पर्श का तो तीनों दर्पण में उन प्रतिबिंब को उठाएंगे जो तीनों में कॉमन है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग देखेंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब के जरिए से ही बिना स्पर्श किए हम दर्पण की पहचान को कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है क्या, बिना स्पर्श दर्पण की पहचान किस प्रकार से करेंगे। आंसर है बिना स्पर्श दर्पण की पहचान निम्न प्रकार से करेंगे। हमारा पहला है अवतल दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। देखिए दिए गए दर्पण के सम्मुख वस्तु ले जाने पर यदि उसका प्रतिबिंब काल्पनिक हो और सीधा हो और आवर्धित हो, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, प्राप्त हो तो दर्पण हमारा क्या होगा, अवतल होगा। चलिए इन चीजों को हम क्लियर करते हैं, क्योंकि यहाँ आपको थोड़ा डाउट लग रहा होगा कि सर क्या क्या यहाँ पे बोल दिए। तो चलिए बनाते हैं पहले अवतल दर्पण, और चीजों को क्लियर करके पढ़ेंगे भाई, है ना। एक एक पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। एम और एन हमारा क्या हो गया, ये हो गया अवतल दर्पण, और यह हमारा हो जाएगा दर्पण का प्रधान अक्ष हो जाएगा। और आप सभी को पता है इसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और याद रखिए, आप लोग को याद होगा आपको बताए थे कि अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है। कहां रखा जाता है, वस्तु को, जब अवतल दर्पण में वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तभी हमें काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो क्या करते हैं, वस्तु को यहां धरते हैं, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच धरते हैं, तो यहां से आएगा और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जो है ना दर्पण से परावर्तन के बाद वह कहां गुजरता है, मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, यानी कि इधर से गया, इधर से गया, इधर से लौटा। और यदि वह सी से आएगा, देखिए सी से आएगा यानी वक्रता केंद्र से आएगा, तो वह सी से ही लौट जाएगा। देखिए इधर से गया तो इधर से ही लौट गया। अब देखिए पीछे बढ़ाएंगे तो पीछे तो कटने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग पीछे लेकर चलेंगे, इधर लेकर आएंगे, कट रहा है, यहां पे कट गया, देखिए यहां पे कट गया। आई और बी हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। तो वही बात बोल रहे थे, यहाँ पे लिखा हुआ है
दिए गए दर्पण के सम्मुख मतलब सामने यदि वस्तु को ले जाया जाए तो इसका काल्पनिक प्रतिबिंब जो है सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, दर्पण अवतल हो जाएगा। यानी कि दिए गए दर्पण के सम्मुख वस्तु ले जाने पर यदि उसका प्रतिबिंब काल्पनिक हो, देखिए प्रतिबिंब काल्पनिक हमारा है, और सीधा हो, बिल्कुल सीधा है, और क्या हो, आवर्धित हो यानी बड़ा हो, देखिए वस्तु से यह क्या है, बड़ा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, दर्पण अवतल हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि उत्तल दर्पण की पहचान, यानी कि उत्तल दर्पण को कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले इसका देख ले क्या लिखा हुआ है डिफिनेशन, कि दिए गए दर्पण के सम्मुख वस्तु ले जाने पर यदि उसका प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा एवं ह्रासित हो तो दर्पण हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। चलिए चीजों को क्लियर करते हैं हम लोग और स्पष्ट रूप से। तो उत्तल दर्पण क्या करते हैं, एक बना लेते हैं, एम एन, तो यह हमारा हो जाएगा जी प्रधान अक्ष हो जाएगा। यहाँ पे वस्तु को रखेंगे, प्रकाश किरणें यहां से आएगी तो परावर्तन के बाद वह जो यहां से अपसरित हो जाएगा, लेकिन आभासी रूप से जो है ना यह फोकस से गुजरेगा। चलिए यदि वह हाँ सी से आएगा ना, अब सी से आएगा, दर्पण के पीछे जाएगा तो हमारा काल्पनिक हो जाएगा। चलिए जी चलिए इसको यहां तक बढ़ा देते हैं, यह सी हो जाएगा, ये हमारा एफ हो जाएगा। देखिए ये जो हमारा यहाँ पे प्रतिच्छेद क्या है, यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, दिए गए दर्पण के सम्मुख वस्तु ले जाने पर यदि वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक हो, सीधा हो और वस्तु से छोटा हो, यानी हरासित का मतलब छोटा होता है ना, हरासित हो, तो दर्पण हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। चलिए अब आते हैं समतल में। तो सबसे पहले क्या करते हैं जी, एक समतल दर्पण बना लेते हैं, सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। यहां पे धरते हैं ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को धरते हैं, यहां से प्रकाश किरणें आती है, समतल दर्पण में क्या होता है कि सीधे निकल जाएगा, लेकिन हाँ दर्पण के पीछे जाएगा तो काल्पनिक होगा। ध्रुव पर आएगा तो आने के बाद वह ध्रुव पर जो है ना समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाता है, इधर जाएगा तो आपका ई वाला हो जाएगा, ठीक है। ये ओ ए वस्तु है, ये आई बी हमारा क्या प्रतिबिंब है, हमारा जो वस्तु की दूरी है, यह प्रतिबिंब की दूरी है, यू बराबर क्या हो जाएगा, भी। तो देखिए दिए गए दर्पण के सम्मुख वस्तु ले जाने पर यदि वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक हो, सीधा हो और वस्तु के बराबर हो तो दर्पण हमारा हो जाएगा समतल हो जाएगा। देखिए दिए गए दर्पण के सम्मुख वस्तु ले जाने पर यदि उस वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक हो, बिल्कुल काल्पनिक है भाई, सीधा हो तो सीधा है और वस्तु के बराबर हो, बिल्कुल जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा ही हमारा क्या है, प्रतिबिंब है, तो हमारा दर्पण क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा। तो चलिए एक बार इन चीजों को हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए बिना अस्पष्ट दर्पण की पहचान में अवतल दर्पण की पहचान क्या है, इसका है दिए गए दर्पण के सम्मुख वस्तु ले जाने पर यदि वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक हो, सीधा हो और आवर्धित हो, आवर्धित का मतलब होता है वस्तु से बड़ा हो, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक हो, सीधा हो और वस्तु से बड़ा हो, तब हमारा प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। बिना छुए बात कर रहे हैं, दर्पण को नहीं छू रहे हैं, केवल प्रतिबिंब को हम देख रहे हैं। अब उत्तल में क्या है कि दिए गए दर्पण के सम्मुख वस्तु को ले जाने पर यदि वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक हो, सीधा हो और वस्तु से छोटा हो, है ना, वस्तु से क्या हो, छोटा हो, तो हमारा दर्पण क्या हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। अब समतल का क्या था, दिए गए दर्पण के सम्मुख वस्तु ले जाने पर यदि वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक हो, सीधा हो और वस्तु के बराबर हो तो दर्पण हमारा हो जाएगा समतल। चलिए एक बार चीजों को और हम स्पष्ट कर देते हैं। देखिए यदि प्रतिबिंब
प्रतिबिंब काल्पनिक हो, काल्पनिक, सीधा और आवर्धित, चलिए आपको हम लिख देते हैं बड़ा, ठीक है ना। यदि क्या हो, इस रूप में हो, काल्पनिक हो, सीधा हो और बड़ा हो, तो दर्पण हमारा हो जाएगा अवतल। दर्पण हो जाएगा अवतल, अवतल दर्पण होगा, ठीक है। अगला बात करेंगे नंबर 2 में प्रतिबिंब का। यदि प्रतिबिंब बाबू, प्रतिबिंब यदि आपका काल्पनिक हो, काल्पनिक हो और सीधा हो, लेकिन वस्तु से छोटा हो, तब जो प्रतिबिंब बनेगा तो उसे क्या कहेंगे, वह जो दर्पण होगा हमारा वो हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए तीसरा में, यदि प्रतिबिंब, यदि प्रतिबिंब क्या हो, काल्पनिक हो, काल्पनिक हो और सीधा हो, लेकिन वस्तु के बराबर हो, वस्तु के बराबर हो, यदि वस्तु के बराबर होगा तब जो हमारा दर्पण होगा भैया, यह हमारा हो जाएगा समतल दर्पण। क्या हो जाएगा जी, समतल दर्पण होगा। क्लियर है चीज एकदम। इन सभी चीजों को आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, कोई बड़का चीज नहीं है, एक एक डाउट आपको हम क्लियर करते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ओके। चलिए अब आते हैं, देखिए अगला है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते भैया। उत्तल को अपसारी भी कहते, क्यों कहते हैं, देखिए अपसारी का मतलब होता है फैलना होता है। अपसारी का मतलब क्या होता है, अपसारी का अर्थ क्या होता है, चितराना, फैलना होता है। तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद इसका सतह वक्रित होने के कारण फैल जाती है। इसी गुण के कारण उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है या कहते हैं। चलिए चीजों को क्लियर करते हैं। ये मेरा उत्तल दर्पण है, यहां से किरणें आई है, आने के बाद यहां से परावर्तन हो गया, आया है फिर से लौट गया, फिर यहाँ आया है यहाँ लौट गया, यहाँ आया है यहाँ लौट गया। तो देखिए जब प्रकाश किरणें दर्पण पर पड़ती है तो पड़ने के बाद वह क्या होता है, अपसारी हो जाता है, मतलब यहाँ से फैल जाता है। इसका सतह वक्रित है, वक्रित होने के कारण से प्रकाश किरणें फैल जाती है। अब फैलने के इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी गुण के कारण ही इस दर्पण को क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण। क्लियर है चीज। अब बात अगला है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। देखिए अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के मुख्य बिंदु पर केंद्रित होती है। कहां पर, मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस पर केंद्रित होती है। इसी गुण के कारण से अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। चलिए चीजों को क्लियर कर लेते हैं हम लोग फिर से। ये कौन दर्पण है दोस्त, अवतल दर्पण है मेरे भाई। कौन है, अवतल है, MN अवतल दर्पण है, ठीक है। इसका प्रधान अक्ष हो गया, दर्पण का फोकस है, दर्पण का वक्रता केंद्र है, समझिएगा ध्यान से। जब यहां से प्रकाश किरणें आएगी तो परावर्तन के बाद वह कहां से आएगा, वह फोकस से गुजरेगा, फिर यहां से आएगा, परावर्तन होगा तो कहां पे आएगा, वह फोकस पे आएगा। क्योंकि सभी को पता है जब मुख्य अक्ष समांतर किरणें जाती है तो परावर्तन के बाद वह फोकस से गुजरती है, यानी कि किसी एक बिंदु फोकस पर केंद्रित हो रही है। देख लीजिए ध्यान से। तो इसी गुण के कारण ही अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। जब मुख्य अक्ष समांतर किरणें आती है तो परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर क्या हो रही है, मिल रही है ना, एक बिंदु पर क्या हो रही है, फोकसित हो रही है, इस फोकस पर यह केंद्रित हो रही है। इसी गुण के कारण से अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, है ना। अब देखिए यह बहुत ही अच्छा पॉइंट है, एक मिनट मिला ना, देखिए धरे थे क्या दिक्कत।
हाँ, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, तो देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, किसी अवतल दर्पण के सम्मुख वस्तु को दर्पण के करीब लाने पर वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आकार से भी, वास्तविक प्रतिबिंब जो है ना, प्रतिबिंब का आकार भी बढ़ता है और वह दर्पण से दूर भागता है। चलिए आप लोगों को समझ में नहीं आया हम यहाँ पे क्या क्या पढ़े, चलिए यहाँ पे आपको क्लियर करते हैं ना, हम एक एक चीज बाबू क्लियर कर देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन को छोड़ने से पहले वह क्वेश्चन क्लियर करके हम जाएंगे। चलिए जी, यह हो गया दर्पण का फोकस, ध्रुव हो गया, दर्पण का फोकस हो जाएगा, दर्पण का वक्रता केंद्र हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, आप सभी को पता होगा, हम पार्ट 5 में पढ़ाए थे आप लोगों को कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है वस्तु को, तभी हमारा प्रतिबिंब जो है ना काल्पनिक बनता है। बाकी बात यहां से यहां छोड़ के अगर आप कहीं पर धरिएगा तो वहां बनेगा वास्तविक। तो ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक प्राप्त करने के लिए वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है। तो आइए यहाँ पे रखते हैं, वास्तविक वाला है ना, हाँ वास्तविक है तो हमको यहाँ धरना है, अन्य का आश्रित दर्पण के करीब लेकर जाना है। चलिए ना ये शुरू करते हैं, क्या दिक्कत है। यहां से आएगा, मुख अक्ष समांतर गया, परावर्तन के बाद वह गुजरेगा फोकस से, आने दीजिए भैया, फोकस से आ गया, अगला वो फोकस से जाएगा तो कहां से गुजरेगा, मुख अक्ष के समांतर गुजर जाएगा। तो प्रतिबिंब यहाँ पे बना हमारा। चलिए अब वस्तु को थोड़ा और आगे खिसकाते हैं। यदि वस्तु को सी पे धरते हैं तो आप लोग को पता है जब वस्तु को सी पे धरा जाता है तो जो है ना प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी पर ही बनता है। तो यहाँ से जाएगा, यहाँ समांतर जाएगा, यहाँ से जाएगा, फोकस से गुजरेगा। अब यहाँ से चले ठीक है ना, यहाँ से अगर इसको लेके जाए हम फोकस पर, फोकस से लेके जाए तो परावर्तन के बाद जो है ना यह कहाँ से गुजरेगा, मुख से समांतर गुजरेगा। ठीक है, हल्का सा तिरछा हुआ, लेकिन याद रखिएगा यदि वस्तु सी पर रहता है ना, प्रतिबिंब आपका सी पर ही बनता है, जितनी बड़ी वस्तु है उतनी बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इतना ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इसी में आपको हम समझा देते हैं। अब देखिए, चलिए वो और ले लेते हैं, फोकस पे धर देते हैं, यहां से जाएगा, यहां से गुजरेगा, समान कोण बनाते हुए गुजरेगा। देखिए ई किरण को बढ़ाएंगे तो और आगे बढ़ेगा, इधर और बढ़ेगा। इससे तो सभी को पता है यदि वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अब देख सकते हैं, इसको समझिएगा डायरेक्शन को, वस्तु को हम दर्पण के करीब लेके जा रहे हैं, जैसे जैसे वस्तु को दर्पण के करीब लेकर जाते हैं तो प्रतिबिंब जो है ना, प्रतिबिंब आकार बढ़ता जाता है। प्रतिबिंब दर्पण से दूर भाग रहा है ना, पहले यहां बना था प्रतिबिंब, उसके बाद कहां बना, यहां बना, यहां बना, उसके और दूर हटके जो है ना अनंत पे यहाँ पे बन रहा है, अनंत पे बन रहा है, पहले यहाँ कटेगा ना, अनंत पे बनेगा। और क्या हो रहा है कि प्रतिबिंब का आकार जो ना बढ़ रहा है, इतना बड़ा है, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा हो गया और दर्पण से दूर भाग रहा है। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था, किसी अवतल दर्पण में दर्पण के सम्मुख वस्तु को दर्पण के करीब लाने पर बना वास्तविक प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब का आकार भी बढ़ता है, यानी प्रतिबिंब का आकार से बढ़ रहा है और वह दर्पण से दूर भागता है। देखिए दर्पण से दूर भाग रहा है, पहले यहां बना था, फिर दर्पण से दूर भाग के यहां हो गया, फिर दर्पण से दूर भाग के यहां हो गया। यह इसका कॉन्सेप्ट था, क्लियर है सबका। अब आते हैं द्वितीय स्थिति में, किसी अवतल दर्पण के सम्मुख रखी गई वस्तु को दर्पण के करीब लाने पर बना काल्पनिक प्रतिबिंब भी दर्पण के करीब आता है और उसका प्रतिबिंब, उसका आकार घटता है। चलिए जी, अब ही पूछा है काल्पनिक प्रतिबिंब, तो काल्पनिक के बारे में आपको पहले भी थोड़ा कुछ समझा दिए थे कि जब वस्तु को अवतल दर्पण में दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो है ना आपका काल्पनिक बनता है। इसकी लड़ाई यहां तक, दर्पण का फोकस, दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण का ध्रुव। जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे, इन दोनों के बीच रखेंगे, तब क्या होगा, हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। चलिए फोकस से गुजरेगा, फोकस से
फोकस जाएगा। इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, दूसरा किरण कहाँ से गुजरेगा भैया? यदि उसको हम सी से गुजारे हैं तो वह सी से ही लौटेगा। चलिए, कहाँ पे बन गया? ई वाला बन गया। ओह, यहाँ पे कटा, इधर से गया, इधर से घूम गया। ठीक है, तब वस्तु को और करीब लेके जाते हैं, वस्तु को और इधर लेके जाते हैं, यहाँ धरते वस्तु को, तो वही हो जाएगा। तो जब वो सी से आएगा, इधर से हमारा होगा वास्तविक, सी से आएगा, इधर सी से आएगा, फिर इसको यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ इस तरह से रूप बढ़ेगा। तो समझ लीजिएगा। अब देखिए, जैसे जैसे वस्तु को दर्पण के करीब हम लेके जाते हैं, दर्पण के करीब वस्तु को लेकर जाते हैं, बना काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो भी दर्पण के करीब आता है, लेकिन इसका आकार घटता जाता है। देखिए, इतना बड़ा है, फिर घट के इतना बड़ा हो गया। वही बात लिखा हुआ था, समग्र रखी वस्तु को दर्पण के करीब लाने पर बना काल्पनिक प्रतिबिंब जो है, काल्पनिक प्रतिबिंब भी दर्पण के करीब आता है, दर्पण के करीब आता है, तो उसका आकार घटता जाता है, उसका जो साइज है वह घटते चले जाता है। आगे बस समझ में? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति। अब उत्तल दर्पण क्या भाई? उत्तल दर्पण भी बना लेते हैं हम, MN क्या है भैया? उत्तल दर्पण है। वस्तु को यहां धरते हैं, यहां से किरणें परावर्तित हो जाएगी, यहां से घूम जाएगी। परावर्तन के बाद वह जो है ना मुख्य फोकस से गुजरेगा, सी से जाएगा तो वह सी से ही लौटेगा। चलो देखिए, ये सी हमारा है, यहाँ पे हमारा F है, यहाँ हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। ठीक है, यदि वस्तु को हम और आगे लेके जाए, यहाँ और इसको अगर लेके जाए, ठीक है ना, यहाँ से जाएगा तो इस तरह से देख लीजिए, इस तरह से आपका सी पे जाएगा, इस तरह से सी पे जाएगा, इस तरह से जाएगा, तो आप हल्का यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। पहले यहाँ बना, फिर यहाँ बना, समझ रहे हैं ना? यानी कि कहने का मतलब हुआ, जब वस्तु को दर्पण के करीब लेके जाते हैं तो इसका काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो भी दर्पण के करीब आता है, लेकिन इसका आकार बढ़ता है। पहले इतना छोटा प्रतिबिंब बना, उसके बाद इतना बनेगा, फिर आगे इतना बनेगा, है ना? इस तरह से प्रतिबिंब क्या होगा? बढ़ता जाएगा। देखिए, किसी उत्तल दर्पण के सम्मुख स्थित वस्तु को दर्पण के करीब लाने पर बना काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के करीब आता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो दर्पण के करीब आ रहा है ना, दर्पण के करीब आ रहा है, और उसका आकार बढ़ता जाता है, उसका आकार बढ़ रहा है, इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, बढ़ते जाएगा। आगे बस समझ में? इसका कॉन्सेप्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, बस आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे अगला पार्ट को। तो यदि वीडियो आप सभी अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और बताइएगा कि कमेंट में आपको कैसा लगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।